हेलो एवरीवन, आई एम सुधांशु कुमार फ्रॉम कंटिन्यूअस स्टडी पॉइंट। तो लास्ट वीडियो में हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन तक मॉडल सेट का डिस्कस कर लिए थे। आज उससे आगे अभी करते हैं इस वीडियो में। तो अपना 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायनेमिक मास ऑफ फोटोन। तो डायनेमिक मास पूछ रहा है, मतलब जब ये मोशन में है, फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है, 0। रेस्ट मास फोटोन क्या होता है, 0। तो डायनेमिक मास हमको निकालना है जब ये मूव कर रहा हो। क्या होता है, फोटोन का एनर्जी क्या लिखते हैं, एस सी बाय लेमडा। और इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, अगर ये सी लाइट के स्पीड से मूव करता है फोटोन, एम सी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यही मास डायनेमिक मास होगा। तो यहाँ से मास क्या निकल जाएगा, एम बराबर एच सी बाय लेमडा डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। तो एक कैंसिल हो गया, तो एच बाय लेमडा सी। अगर म्यू के टर्म में लिखना हो, म्यू बराबर क्या होता है, सी बाय लेमडा। यहां से सी बाय लेमडा करना है ना, तो लेमडा नीचे है, सी ऊपर एक कर देते हैं, एक नीचे भी कर देते हैं। तो इसी को हम लिख सकते हैं एच म्यू बाय सी स्क्वायर। क्या सी बाय लेमडा म्यू बन जाएगा, एच म्यू बाय सी स्क्वायर। क्या क्या हो सकता है, एम बराबर एच लेमडा सी या तो एच म्यू बाय सी स्क्वायर। ऑप्शन में कोई है और ऐसा, बी नंबर ऑप्शन देखिए, एच बाय सी लेमडा। जैसे फर्स्ट वाले ऑप्शन में 0 दे रखा है, वो डायनेमिक मास 0 नहीं होता है, इसका रेस्ट मास 0 होता है। और तीसरा ऑप्शन है एच म्यू बाय सी है, अगर वहां सी स्क्वायर होता तो ऑप्शन सही हो सकता था। ठीक है, अगला चलते हैं हम 33 नंबर पे। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इन अल्ट्रा वायलेट रीजन। तो ये कौन सा सीरीज दे रखा है, सब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कितना सीरीज होता है, टोटल 5 सीरीज होता है ना। तो पांचों का जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है, पांचों में जो लाइट का, वो किस रीजन में लाई करता है। तो हम पांचों सीरीज का लिख लेते हैं। लेमन का क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में। ऑप्शन में इसी के लिए पूछा है, अल्ट्रा वायलेट रीजन के लिए। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट में लेमन सीरीज का। दूसरा कौन सा सीरीज होता है, बाल्मर। अब बाल्मर सीरीज का किस में करता है, विजिबल, जिस फ्रीक्वेंसी के लाइट को हम देख सकते हैं, विजिबल रेंज में बाल्मर सीरीज का होता है। और तीसरा आता है पाश्चियन सीरीज। पाश्चियन जो होता है, ये इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज होगा इसमें जो लाइट का, वो नियर इंफ्रारेड होता है। ठीक है, नियर इंफ्रारेड। और अगला सीरीज है ब्रैकेट। ठीक है, अगला सीरीज है अपना ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज का ये इंफ्रारेड में एग्जिस्ट, इंफ्रारेड वाले रीजन में लाई करता है। और लास्ट वन है पीफुन, ये भी इंफ्रारेड वाले में लाई करता है। ये आपको पांचों याद रहना चाहिए। ऑप्शन में तो अभी अल्ट्रावायलेट के लिए पूछा है, तो हम लेमन सीरीज ढूंढेंगे और उसमें टिक कर देंगे, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। अगर विजिबल रीजन के लिए पूछा होता, बाल्मर हो जाता। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं। रेडियो एक्टिविटी इसमें से किसके लिए अप्लीकेबल नहीं है, विच ऑफ फॉलोइंग नॉट अप्लीकेबल। वर्ड में देखिए नॉट अप्लीकेबल वाला है। तो रेडियो एक्टिविटी होता क्या है, जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है, वो आपस में अनस्टेबल होने के कारण आपस में उसका जो प्रोसेस होगा, उसके वजह से रेडिएशन होता है, उसी को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो ये अनस्टेबल होने के कारण स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। ये कौन सा प्रोसेस होता है, स्पॉन्टेनियस। आपस में न्यूक्लियस स्पॉन्टेनियसली कोलाइड करता रहेगा, उसके वजह से रेडिएशन होगा। तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस फेनोमेना बोल सकते हैं इसको, रेडियो एक्टिविटी को। और एक तो ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो न्यूक्लियर फेनोमेना भी इसको बोलते हैं। और एक होता है कि ये नेचुरली अनस्टेबल होता है। नेचुरली क्या होता है, अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं। तो ये आपस में करेंगे ही, रेडियो एक्टिविटी इसका होगा ही, रेडिएशन, ये इससे रेडिएशन इमिट होगा ही। तो ये नेचुरल फेनोमेना भी बोलते हैं। कुछ होते हैं जो स्टेबल होते हैं, उसको करवा सकते हैं हम, रेडियो एक्टिव बना सकते हैं। लेकिन कुछ जो अनस्टेबल होते हैं ऑलरेडी, तो वो तो नेचुरली भी रेडिएशन करेगा ही, तो वो नेचुरल फेनोमेना होगा।
ठीक है, ये तीनों हो सकता है रेडियो एक्टिविटी, ये तीनों फेनोमेना। बट अपना सी ऑप्शन क्या है, एटॉमिक फेनोमेना, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन में भी क्वेश्चन भी हमारा यही है, कौन सा अप्लीकेबल नहीं है रेडियो एक्टिविटी के लिए, तो सी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन कौन से है। इलेक्ट्रॉन्स में ऑप्शन कौन सा दे रखा है, पहले तो 4 इलेक्ट्रॉन्स, अल्फा रे, बीटा रे, गामा और एक्स रेस। आप पहले इन सब के वो देख लीजिए, इनका एनर्जी इसमें किसका ज्यादा होता है, उस बेसिस पे फिर हम देखते हैं किसका स्पीड ज्यादा हो। देखिए अगर एक ये पेपर है, ठीक है, 3 फिगर देखना, ये आपका हाथ है, अगर आपका ये अगर हाथ है और वुड है, चौथा ये लेड, ये अपना वुड है, ये लीड। तो अगर अल्फा रे चले तो ये पेपर के पास ही रुक जाएगा, पेपर को क्रॉस भी नहीं कर पाएगा। बीटा होगा अगर, पेपर तो क्रॉस कर जाएगा लेकिन हाथ से आर पार नहीं हो सकता। फिर एक्सरे होता है जो आपको यूज करते हैं हड्डियों का, जो वो लेते हैं फिगर, तो आपके हाथ से भी क्रॉस कर जाता है, वुड से भी क्रॉस कर जाता है, बट लेड से थोड़ा सा क्रॉस करता है, लेड से पेनिट्रेट करता है हल्का। अगर गामा रे होगा तो वो इन सब को, हाथ का ये अगर डायग्राम नीचे भी हो, हाथ से भी, इससे भी, वुड से भी, और लेड को भी बहुत दूरी तक पेनिट्रेट कर देता है। मतलब इससे क्या पता चल रहा है आपका कि इसका वेलोसिटी बहुत, इसके पास एनर्जी बहुत कम था, बीटा का एनर्जी उससे थोड़ा ज्यादा था, जो पेपर को तो क्रॉस कर गया। एक्सरे का बहुत तगड़ा था, गामा रे का उससे भी तगड़ा है। सबसे ज्यादा एनर्जी किसका हो रहा है, देखिएगा एनर्जी का वो देखिए, फ्लो देखिएगा, एनर्जी नीचे आते गए हैं तो, सॉरी ऊपर जाते गए एनर्जी क्या हो गया, देखिए ये ऊपर गए आप, एनर्जी क्या हुआ है, डिक्रीज किया है ना, ऊपर जाने के साथ एनर्जी डिक्रीज किया है। तो सबसे मैक्सिमम एनर्जी किसका, इसका हो जाएगा मैक्सिमम, और इसका मिनिमम। एनर्जी मैक्सिमम तो वेलोसिटी भी इसी का मैक्सिमम होगा ना, जिसके बाद ज्यादा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, उतना ही तेज मूव करेगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सबसे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, गामा रेज, सी। अब है अल्फा पार्टिकल होता क्या है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल, जिसमें अल्फा पार्टिकल एक्चुअल में क्या होता है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई को कहते हैं अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का क्या होता है, He24, ये होता है हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम न्यूक्लियाई, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन, हीलियम न्यूक्लियाई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिलेशन अमॉन्ग द रेंज ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना। एंटीना का जो ट्रांसमिट करने का जो रेंज है, डी, हाइट ऑफ टीवी ट्रांसमिशन टावर, एच एंटीना का हाइट, और रेडियस ऑफ अर्थ आर है, इसके बीच का रिलेशन बताना है। ठीक है, पहले फिगर देखते हैं। एंटीना, अगर ये अर्थ है, सरफेस है, कहीं पे ये एंटीना है, एच हाइट का, ठीक है, एच हाइट है एंटीना का, तो इसका रेंज क्या हो सकता है, मैक्सिमम यहाँ तक है ना, यहीं तक इसका, जहां तक इसका वेव जाएगा वो रेंज हो जाएगा। ठीक है, ये रहा अपना सेंटर ऑफ अर्थ से, ये रहा आर। अब देखिए ये अर्थ एक सर्किल टाइप है, स्फीयर है ना, तो ये वहां से जो मिला है इसके रेडियस से, ये इस पे 90 डिग्री बनाएगा। अब ये ट्रायंगल देखिए आप, यही तो इसका रेंज होता है, डी। ठीक है, ये ट्रायंगल देखना आप, ट्रायंगल क्या हो जाएगा, डी आर, और ये लेंथ कितना, आर प्लस एच, है ना। अब क्या लिख सकते हैं, आर प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यहां से देखिएगा रिलेशन तुरंत निकला, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2rh, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यहां से आर स्क्वायर कैंसिल,
तो क्या आ रहा है, यहां से आ रहा है आपका एच स्क्वायर प्लस 2RH इज इक्वल टू डी स्क्वायर, है ना। आप एक बार कंपेयर करना, आर क्या होता है हमारा, बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है। जैसे आप देखो इस ऑप्शन में, यहां से एक बार आर के कंपैरिजन में, आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, तो ये कितना होगा, 6400 किलोमीटर होता है। और हाइट किसी भी एंटीना का मैक्सिमम क्या दे सकते हैं हम, मीटर में कुछ होगा। इसके कंपैरिजन में कहीं से भी ये, अगर इसका इस आर, यहाँ देखिए 2 टाइम्स आर है इंटू एच है, इसके कंपैरिजन में एच का स्क्वायर कहीं से भी लाई करेगा, इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। डी स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली 2RH हो सकता है। एच क्या अपना हाइट ऑफ एंटीना, तो यहाँ से डी क्या हो जाएगा, रेंज, जिस रेंज तक ये ट्रांसमिट कर सकता है वो रेंज हो जाएगा √2RH। आर रेडियस ऑफ अर्थ, एच हाइट ऑफ एंटीना, ठीक है। डी क्या है, रेंज, जिस रेंज तक ये एंटीना आपका वेव ट्रांसमिट कर सकता है मैक्सिमम। तो ये देखिए क्या ऑप्शन हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर बी, डी इज इक्वल टू √2HR। समझ गए ये क्यों हो रहा है। यहाँ पे हम क्या किए, अप्रोक्सीमेटली, ये देखिए इसके कंपैरिजन में इसका कोई मान नहीं रह जाएगा, ये मीटर में कहीं होगा और ये किलोमीटर में होता है ना, ठीक है। अगला आप देखते हैं क्वेश्चन क्या है अपना, हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट में क्या होगा एनर्जी, वो पूछ रहा है। ग्राउंड स्टेट में एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, बोर्स का जो पोस्टुलेट्स था उसमें हम जब निकाले एनर्जी का क्या आया था फॉर्मूला, -13.6 किसी भी ऑर्बिट में -13.6 Z²/n², है ना, ये है ना। तो यहाँ किसका बोला है, हाइड्रोजन का, जेड क्या हो जाएगा 1, 4 हाइड्रोजन चल रहा है ना अभी, जेड क्या हो जाएगा 1, एन अपना क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ग्राउंड स्टेट का मांग रहा है, ग्राउंड स्टेट का ही बोल रहा है ना, ग्राउंड स्टेट है तो एन क्या हो जाएगा 1। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट करके देखिए तो ये क्या हो जाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, सॉरी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना, डी ऑप्शन हो गया। 36 अपना 38 था, सॉरी 38 हो गया। अब 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हेन एन इम्प्यूरिटी डॉप्ड इनटू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इट्स कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होता है, इंट्रिंसिक मतलब प्योर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जब तक इसमें कोई इंप्योरिटी ऐड नहीं की है तो ये कौन सा होता है, प्योर। जैसे ही इंप्योरिटी आप ऐड कर दीजिएगा इसमें तो क्या हो जाता है, इसका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का, मतलब जिस टाइप का आप इंप्योरिटी ऐड कीजिए उसके बेसिस पे इसकी वो जो कंडक्टन होगा, अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा कंडक्शन के लिए, और एक केस होगा जब आपका होल्स बढ़ जाएगा तो फाइनली होगा क्या, इंक्रीज हो जाता है वैलेंस बॉन्ड और सीबी के बीच का गैप जो होता है ना कम हो जाता है इंप्योरिटी ऐड करने के बाद। तो आपका इनडायरेक्टली आप बोल सकते हैं इसका कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाता है, गैप कम हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन अब आसानी से कूद सकते हैं वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बॉन्ड में, है ना। तो आपका इंप्योरिटी ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है, और इंप्योरिटी ऐड करना ही डोपिंग कहलाता है, ठीक है। अब वो अलग केस है, एन टाइप कब बनेगा, पी टाइप कब बनेगा, वो तो क्वेश्चन है नहीं अपना। अब आगे देखते हैं, नॉर गेट का बुलियन एक्सप्रेशन बताना है। नॉर गेट, नॉर मतलब क्या, एक और गेट था उसमें नोट लगा दिए। और गेट का एक्सप्रेशन पहले आपको पता है, और गेट मतलब ए इंटू बी, एंड मतलब ए प्लस बी, ए और बी, और गेट है ना, और गेट, और का क्या एक्सप्रेशन होता है, ए इंटू बी। नॉर मतलब नॉट एड किया गया है ना, नॉट प्लस और, यही है ना, नॉट उस पर एड किया गया है। और का एक्सप्रेशन क्या होता है, ये होता है ना, तो उसके आगे में एक नोट लगाया गया, तो एक्सप्रेशन में क्या चेंज आ जाएगा, ए इंटू बी पे
बार, ए इंटू बी पे बार। ऑप्शन कौन सा है? वाई बराबर हो जाएगा अपना, यहां तक तो ए इंटू बी आएगा, नॉट के कारण ये बार ऊपर से लग जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया? डी ऑप्शन अपना। अगर एंड का नेंड बोला होता तो एंड में क्या होता है? ए प्लस बी होता है एंड के लिए, ठीक है। तो नेंड के लिए क्या बन जाता? आपको नॉट जैसे ऐड किए तो ए प्लस बी होल पे बार, ठीक है। ये बूलियन एक्सप्रेशन हो जाता। 40 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब अगला 41 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आउटपुट फ्रीक्वेंसी फॉर इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफायर है, आपको अगर सर्किट पता हो तो रेक्टिफिकेशन करने के लिए हम क्या करते हैं? पीएन डायोड को ऐड करते हैं उस सर्किट में, देखिएगा पीएन डायोड को सर्किट में ऐड कर देते हैं, है ना, रेक्टिफिकेशन करने के लिए। तो अगर ये कौन सा रेक्टिफिकेशन हो रहा है अभी? ये कौन सा रेक्टिफिकेशन हो रहा है? हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। अब देखिएगा रेक्टिफिकेशन में आप वेव इनिशियली ये सेंड कर रहे थे, ठीक है। यहां से हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन भी देख ही लेंगे। ये आप इनिशियली आप ये सेंड कर रहे थे, तो आपका जो रेक्टिफिकेशन के बाद आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव वाला सिर्फ आएगा। पता है क्यों? इसका खुद का पीएन डायोड का नेचर होता है, ये सिर्फ फॉरवर्ड बायस में ही अपने से करंट को पास करने देता है। आइडियल केस का बात कर रहे हैं। आइडियल केस में क्या होता है? जब भी फॉरवर्ड बायस में होगा तो रेजिस्टेंस ये बहुत कम ऑफर करता है, तो उस केस में करंट पार कर जाएगा। और जैसे ही रिवर्स बायस में हो गया, रिवर्स बायस बोलने का क्या है? फॉरवर्ड बायस मतलब कि ये वाला हाई वोल्टेज पे हो और ये वाला लो वोल्टेज पे हो, तो ये कौन कॉम्बिनेशन हो जाता है? इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। अगर ये हाई पे हो जाए और ये लो पे हो जाए तो रिवर्स बायस का केस हो जाएगा। तो रिवर्स बायस के केस में ये आपको हाई रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है, मतलब इनफाइनाइट लीजिए आइडियल केस में, तो मतलब करंट को फ्लो करने नहीं देता है। तो उस केस में ये क्या आ जाएगा? जब ये नेगेटिव होगा, अब देखिए एक बार, हम जब पॉजिटिव मान रहे हैं ये वाला साइकिल, अपर वाला साइकिल, ये फर्स्ट वाला साइकिल देखिएगा यहां से यहां तक, तो ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है तो मानते हैं ये वाला हमारा पॉजिटिव हो जाए और ये वाला नेगेटिव। अभी देखिएगा यहां से कुछ भी जो पोटेंशियल होगा इसके कंपेरिजन में लो होगा, तो मतलब कि फॉरवर्ड बायस। अगर नेक्स्ट साइकिल में क्या होगा? ये वाला पॉजिटिव बन जाएगा और ये वाला नेगेटिव बन जाएगा। ये पॉजिटिव बन जाएगा नेक्स्ट साइकिल में, तो यहाँ हाई और ये कंपेरेटिवली लो हो जाएगा, तो इस बार नेगेटिव, इसको रिवर्स बायस में आ जाएगा। रिवर्स बायस का कनेक्शन तो आपको करंट को फ्लो करने देगा नहीं, तो आपका ये वाला आ जाएगा। समझ रहे हैं? ये देखिए क्या बनेगा। अब फ्रीक्वेंसी का बात है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? पहले तो देखिए इसका टाइम पीरियड क्या था? इस वेव का टाइम पीरियड मतलब कि वेव रिपीट कब से चालू होता है? स्टार्ट देखिए अप, फिर डाउन, फिर अप हुआ, तो ये पूरा एक टाइम पीरियड है, ठीक है। देखिए रिपीट हुआ है ना वेव, इसका टाइम पीरियड देखिएगा, यहां से स्टार्ट हुआ यहां तक, फिर स्टार्ट, फिर देखिएगा ये सेम चीज को रिपीट करना ना, एक बार फुल, फिर कुछ नहीं, फिर फुल, फिर कुछ नहीं, ठीक है। तो यहां तक को टाइम पीरियड बोलेंगे। देखिए लेंथ में कोई चेंजिंग आया है, टाइम पीरियड स्टिल वही है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/टाइम पीरियड, टाइम पीरियड में कोई चेंजिंग ही नहीं आया, तो फ्रीक्वेंसी में भी कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ये हमारा हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है। तो 50 हर्ट्ज का अगर फ्रीक्वेंसी आप सेंड कीजिएगा इनपुट में, तो आउटपुट में भी 50 हर्ट्ज ही आएगा। तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन होता तो क्या होता? फुल वेव रेक्टिफिकेशन के केस में हम क्या लेते हैं कि आपको दोनों साइड से जब हो तो आपके उसमें करंट आना चाहिए, तो उस केस में क्या करते हैं? एक एक्स्ट्रा और डायोड को ले लेते हैं। जबकि जैसे यहाँ पे नेगेटिव आ जा रहा था ना, पॉजिटिव जब ये आ जा रहा था तो ये रिवर्स में आ जा रहा था, तो वहां पे एक और जब ले लेंगे तो वो फिर वो उस समय फॉरवर्ड की तरह काम करने लगेगा, तो फाइनली हमारा आर में करंट जाएगा। तो उस केस में क्या होगा? देखिएगा ये हमारा अभी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन चल रहा था। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में फ्रीक्वेंसी अनचेंज रह गया, ठीक है। ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है, ठीक है, क्योंकि टाइम पीरियड चेंज नहीं हुआ है। तो अगली बार देखिए जब फुल वेव रेक्टिफिकेशन होगा, यहां तक नोट कर लीजिएगा। अब फुल वेव रेक्टिफिकेशन देखिए,
फुल वेव का, जब ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन में ये दोनों पार्टिस का एपियर होगा, और वो भी पॉजिटिव में, क्योंकि वो तो फॉरवर्ड में ही फ्लो करवाएगा ना, तो पॉजिटिव में ही। देखिए ये वाला ऐसे बनेगा डायग्राम, अगर इसको एग्जैक्टली ऊपर नीचे सही से ड्रॉ करें तो ऐसा है, ये ऊपर गया था है ना, यहां से यहां डाउन, इसको भी इसने अप कर दिया है, ठीक है। अब देखिए टाइम पीरियड इस बार क्या था, टी। टाइम पीरियड मतलब सेम शेप रिपीट कब कर रहा है, यहां से यहां तक सेम शेप देखिए तो कितने देर बाद रिपीट कर रहा है, टी के बाद, इसीलिए ये टाइम पीरियड है। इस बार देखिए तो सेम शेप कितने के बाद कर रहा है, ये हाफ में ही कर दे रहा है, t/2 में, t/2 में रिपीट कर दे रहा है ना, ये वाला पार्ट रिपीट हो जा रहा है ना इसका, तो टाइम पीरियड इसका कितना बन गया हमारा, t/2 टाइम्स हो गया ना, हाफ टाइम्स हो गया। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/t होता है ना, 1/t होता है ना। तो फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वाले में देखिए आप, इनपुट वाला देखिए यहाँ पे, ये इनपुट है, ये हमारा आउटपुट आ रहा है फुल वेव रेक्टिफिकेशन में। तो आउटपुट का फ्रीक्वेंसी क्या बन जा रहा है, आउटपुट टी आउटपुट ले लेते हैं, टी आउटपुट क्या हो जा रहा है हमारा, t/2 टाइम्स हो जा रहा है। तो एफ आउटपुट क्या हो जाएगा, 1/t आउटपुट है ना, 1/t आउटपुट मतलब 2/t, और t क्या था, t इनपुट का टाइम पीरियड था, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, t 1/t होगा, इनपुट फ्रीक्वेंसी है ना, इनपुट फ्रीक्वेंसी 1/t होगा, यहां से 1/t को लिख सकते हैं इनपुट फ्रीक्वेंसी। देखिए तो 2 टाइम्स हो गया, एफ आउटपुट इज इक्वल टू 2 टाइम्स एफ इनपुट। किस केस में, जब फुल वेव रेक्टिफिकेशन होगा। अगर यही क्वेश्चन होता फुल वेव रेक्टिफिकेशन पे 50 हर्ट्ज का इनपुट करते तो क्या आता, आउटपुट में अपना 100 हर्ट्ज आता। खत्म ये क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग, 42 अब है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेसिमल नंबर ऑफ बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर आपको दे रखा है, उससे डेसिमल नंबर लिखना है। फुल वेव रेक्टिफिकेशन हो गया ना क्लियर, हाफ रेक्टिफिकेशन भी अपना हो चुका था। चलिए अब देखते हैं बाइनरी नंबर का कन्वर्जन। बाइनरी नंबर दिया रखा है क्या, 1 1 1 1 4 टाइम्स अगेन 0, ये है अपना बाइनरी नंबर, ठीक है। तो बाइनरी नंबर ये देखिए पोजीशन पे डिसाइड करते हैं, पहला पोजीशन 0 पे, फर्स्ट पोजीशन पे, सेकेंड पोजीशन पे, थर्ड पे है, ये फोर्थ पोजीशन पे है ना। पोजीशन क्लियर है 0 से लेके, तो पोजीशन के हिसाब से पावर 2 का आता जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 × 2 टू द पावर 0, ठीक है, प्लस 1 × 2 पावर पोजीशन फर्स्ट पोजीशन पे, फिर अगेन इसका ले रहे हैं, ये इसका था, ये इसके लिए था, अब अगेन इसके लिए क्या हो जाएगा 1 × 2 टू द पावर कौन सा पोजीशन पे, सेकेंड पोजीशन देखिएगा, फिर 1 × 2 टू द पावर थर्ड पोजीशन के लिए, फिर फोर्थ पोजीशन के लिए 1 × 2 टू द पावर 4। अब सबको वैल्यू में लिख लेते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 3 8, ये 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 प्लस इसका 0 का 0 आएगा, 4 2 6 8 14 16 30 आ गया, यही हो गया डेसिमल नंबर अपना। समझ गए बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन क्या होता है। पोजीशन आपको डिफाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ये हम 1 बार बार लिखा नहीं जाता है, 0 को समझाने के लिए, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है ये इससे, ठीक है। ये हो जाएगा अपना बाइनरी से कन्वर्जन कर लिया हम डेसिमल में। अब अगला क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है वही तो होता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या हो जाएगा ई, ई का मान क्या होता है 1 E इज इक्वल टू कितना कूलम्स होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, पहली बात तो 1 E होगा, ई मतलब वो भी नेगेटिव में, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। माइनस ई मतलब -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यही होता है ना ई का वैल्यू।
1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अगर इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन होता तो प्रोटॉन होता यही वैल्यू होता, लेकिन प्लस में होता 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। क्लियर है? 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। 44 नंबर क्वेश्चन आज लास्ट वीडियो में ही कर लिए थे अपन। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, के का वैल्यू हम देखे थे 9 इंटू 10⁻9 होता है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है 8.854 इंटू 10⁻12। अब आपको इसका यूनिट वहां से लिख लीजिए। फोर्स बराबर क्या होता था Q स्क्वायर Q1 Q2 होता था ना, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। देखिए फोर्स का क्या होता है न्यूटन, न्यूटन R स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए एप्सिलॉन नॉट इस साइड ले आइए तो क्या आ जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई F R स्क्वायर। यूनिट बोलिए कूलम स्क्वायर, और 4 पाई का कोई यूनिट नहीं, F मतलब न्यूटन, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन, और R का मतलब मीटर, मीटर का स्क्वायर। यूनिट क्लियर है? 8.854 इंटू 10⁻12 कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। अब अगला है डाइपोल मूवमेंट का रिलेशन क्या होता है सेंटीमीटर वाले के साथ। ये भी आपको याद करना पड़ेगा। डाइपोल मूवमेंट का क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 45 डाइपोल मोमेंट का। तो आप डाइपोल मोमेंट का यूनिट होता है डीबे, डीबे, डीबे। 1 डीबे होता है 3 इंटू 10⁻29 डीबे इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये होता है रिलेशन। तो वहां से आप रिलेशन को इन्वर्स करके वो दे रखा है ना, तो 1 डीबे बराबर क्या हो जाएगा 1 डीबे बराबर हो जाएगा 3 इधर बाय में आएगा 1/3 इंटू 1/10⁻29 तो -29 सेंटीमीटर। ये होगा रिलेशन। कौन सा ऑप्शन में आ रहा है ये देखते हैं अभी। कौन सा ऑप्शन है अपना? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है। चलिए ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, आपको कैपेसिटर दे रखा है, कॉम्बिनेशन उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। ठीक है, कैपेसिटर देखिए कैसे जुड़ा हुआ है, किसके बीच में बताना है, ए और बी के बीच में बताना है ना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये कैपेसिटर, ये ए पॉइंट है, अगला कैपेसिटर है आपका, और ये थर्ड कैपेसिटर, ये बी पॉइंट है। और ये बीच वाला जो कैपेसिटर है उसको देखिए एक वायर से, इसके दोनों एंड को एक वायर से कनेक्ट कर दिया। वायर से जैसे ही कनेक्ट किया क्या हो गया, ये इसको बोल सकते हैं शॉर्ट सर्किट हो गया। ये वाला शॉर्ट सर्किट हो गया ना, शॉर्ट सर्किट हो गया तो चार्ज उससे होके क्यों जाएगा, चार्ज क्यों जाना चाहेगा, चार्ज को तो जिस होके नहीं दिखे फ्री पाथ से होके निकल जाएगा, चार्ज इधर से आएगा और वायर से, सिंपल वायर से होके निकल जाएगा, खत्म। तो ये वाला कोई काम का नहीं रहेगा। आपको रिजल्टेंट क्या बच गया, सिर्फ ए और बी के बीच में ए, ये रहा सी और ये सी, है ना। तो क्या हो गया, दो सीरीज में कनेक्शन है। सीरीज में क्या होता है 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 c/c। तो ये 2/c हो गया। इसी को रिवर्स करके लिख दीजिए तो c इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा हमारा, c इक्विवेलेंट आ जाएगा c/2। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ गया। अगला देखिए तो क्या है, अगला है 1 एम्पियर का रिलेशन बताना मिली एम्पियर में, मिली एम्पियर के साथ, है ना। स्मॉल m और a लिखा हुआ है तो मतलब वो मिली है। आपको एक पता हो 1 माइक्रो एम्पियर क्या होता था 10⁻⁻6 एम्पियर। 1 मिली, इसी तरह 1 मिली एम्पियर क्या होता है, इसके ऊपर लिखते हैं तो ये उसमें लगता है, देखो 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर। ऐसे ही 1 नैनो एम्पियर, नैनो वर्ड मतलब 9, 10⁹ एम्पियर। ठीक है, देख रहे हैं। अब इसका रिवर्स रिलेशन क्या हो जाएगा, 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर, तो 1 एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा 10⁻³ मिली एम्पियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फिर से फर्स्ट नंबर ये। अब अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। किसके लिए करेक्ट रिलेशन बताना है, करंट डेंसिटी का। करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट कितना पास कर रहा है थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है,
थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना करंट पास कर रहा है, उसी का रेशियो होता है। देखिएगा ना, परपेंडिकुलरली ये अगर आई करंट पास कर रहा है इस क्रॉस सेक्शनल से, तो आपको क्या हो जाएगा, जे बराबर, जे वेक्टर होता है, जे बराबर क्या हो जाता है, आई डी आई बाई डी ए, ये होता था आई बाई डी ए, जो इसका क्रॉस सेक्शनल होगा, मतलब आई बाई ए। ये क्या है, एरिया, करेंट बाय एरिया, वर्ड नहीं देख रहे हैं, डेंसिटी जे, इसे कहते हैं करेंट डेंसिटी। तो अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, करेंट डेंसिटी बराबर आई बाय ए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अगला देखिए 49 में क्या है, रेजिस्टेंस का रिलेशन बताना। रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, किसी भी वायर का रेजिस्टेंस, उस वायर का रेसिस्टिविटी मल्टीप्लाई बाय लेंथ और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, आर बराबर क्या होता है, रो एल बाय ए। कोई अगर वायर है, इसका रेसिस्टिविटी इसका खुद का प्रॉपर्टी होता है, वायर पे डिपेंड करता है कौन सा वायर आप यूज किए, किस मटेरियल का है, और दूसरा इसका लेंथ है, यहां से यहां अगर एल लेंथ है, और ये अगर एरिया है इसका ए, समझे, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल ये है अपना, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये हो गया, समझे। तो यहां से क्या हो जाएगा, रो एल बाय ए होता है रिलेशन आर का, यही तो पूछ रहा है आपको, रिलेशन पूछ रहा है, रो एल बाय ए, बी ऑप्शन हो गया। तो इस रिलेशन से आपको क्या समझ में आ रहा है, एल पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब इसका लेंथ को आप अगर डबल कर दीजिएगा, एरिया को कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, लेंथ को सीधा डबल कर रहे हैं, बाकी चीज को आप सेम रखिए और लेंथ को जैसे ही डबल कीजिएगा रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। अगर यही लेंथ हो, इसके एरिया को डबल कर दे, सेकंड नंबर देखिए, एरिया को डबल कर दे रहे हैं, लेंथ अभी स्टिल वही है, रो तो चेंज नहीं हुआ है, मटेरियल चेंज नहीं हुआ, तो एरिया डबल होने के कारण यहाँ क्या हो रहा है, एरिया पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हाफ हो जाएगा। ठीक है, एरिया पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा मतलब करंट को जाने में और आसानी हो जाएगी। ये आप उससे याद रख सकते हैं, पानी को जैसे किसी पाइप से पास करने के लिए क्या होता है, पाइप का अगर आप मोटाई को बड़ा, जितना ज्यादा मोटा पाइप हो तो उससे उतना ही आसानी से फ्लो करेगा। अब पाइप का आप वो कम कीजिए क्रॉस सेक्शन एरिया, तो वो और ज्यादा उसको प्रेशर बनाता है। वही है कि ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना इंक्रीज कर रहा था, रेजिस्टेंस उतना इंक्रीज हो जा रहा था। क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने से कम हो जा रहा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है अपना सर्किट टाइप में, ये रहा पॉइंट, किरचॉफ्स पॉइंट रूल से बनाना है ये क्वेश्चन। क्या है, एंट्री देखिए, करंट का डायरेक्शन को सिर्फ अपने को ध्यान रखना है, 20 एम्पियर यहां से एंट्री कर रहा है, 10 एम्पियर इधर से एंट्री कर रहा है। ठीक है, फिर नीचे वाले से फिर 10 एम्पियर एंट्री कर रहा है, और एग्जिट कितना हो रहा है वही निकालना अपने को, आई। पॉइंट रूल क्या होता था, जितना एंट्री इक्वल टू एग्जिट। आप इधर देखिए, एग्जिट मतलब जाना है, यहाँ इस पॉइंट को छोड़ के जा रहा हो, कौन सा जा रहा है, ये वाला एग्जिट हो रहा है। एंट्री किधर किधर से हो रहा है, देखिएगा, एंट्री इधर से हो रहा है, ये एंट्री कर रहा है, इस पॉइंट पे के तरफ जा रहा है, तो एंट्री कर रहा है कितना, 20 + 10 + 10। एग्जिट क्या कर रहा है, आई। आई की वैल्यू को तो बताना है, आई कितना हो गया, 20 40, सी ऑप्शन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, पोटेंशियोमीटर क्या मेजर करता है, पोटेंशियोमीटर क्या मेजर करता है अपना, रेसिस्टेंस मेजर करता है, नहीं करता है। पोटेंशियोमीटर हम वोल्टेज ईएमएफ, सेल का ईएमएफ निकालने के लिए करते हैं यूज, करंट के लिए तो नहीं करते हैं। पोटेंशियोमीटर का आप डायग्राम जाके देख लेना, पोटेंशियोमीटर में क्या करते हैं, सेल का पोटेंशियल को वो करते हैं, कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी, ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन हो गया। 52 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 kWh, किलोवाट पर आवर, kWh कितना होगा।
तो 1 देखिएगा, इसका ऐसा ही में कन्वर्ट कर, पहले तो किलो में 10⁻³ आएगा किलो के वजह से, वाट ही रहेगा, और आवर मतलब इसको सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 आवर बराबर कितना होता है, 60 मिनट में कन्वर्ट हो गया, फिर 60 सेकेंड में कन्वर्ट हो गया, तो 3600 सेकेंड। ठीक है, 3600 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, तो ये आपका एसआई में कन्वर्ट हो जाएगा, कितना बन जाएगा 36 × 10⁵ इतना वाट, और ये सेकेंड लेके आया था ना, वाट सेकेंड, ये एसआई यूनिट हो गया एनर्जी का, क्या हो जाएगा, तो इसी को बोलते हैं जूल। तो यहाँ से 1 देखिए ऑप्शन में 36 इंटू करके तो है नहीं, 3.6 करके है, तो एक पॉइंट इधर किए तो पावर 1 इंक्रीज कर जाएगा, 10⁶ जूल। कौन सा ऑप्शन हो गया अपना, सी ऑप्शन है। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 टेस्ला इक्वल टू 1 टेस्ला। सुबह हम प्रीवियस वीडियो में जो किए थे हम, तो क्या लिखे थे, B.ds बराबर क्या लिखे थे हम, 5B। क्या देखिए 5B मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है यूनिट, वेबर, तो B का यूनिट क्या होता है, B का यूनिट टेस्ला, और ds मतलब एरिया का क्या यूनिट, मीटर स्क्वायर। तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 वेबर, इधर से मीटर स्क्वायर गया तो मीटर स्क्वायर, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। पहला है 1 वेबर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, वो तो रॉन्ग है, क्योंकि रखना है तो सबको एसआई यूनिट में ही रखना पड़ेगा, तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। फिर यही एक क्वेश्चन भी है, अगला क्वेश्चन है मैग्नेटिक फ्लक्स यही तो होता है B.ds, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू B.ds के जगह ए एरिया आपका, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 54 का ए ऑप्शन हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू B.A। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेलोसिटी क्या होती है वो बताना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेलोसिटी क्या होती है, c होता है, समझे, c का वैल्यू क्या होता है, √1/√μ0ε0, ये c है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। इन वैक्यूम में वेलोसिटी क्या होता है, c स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, और उसका वैल्यू कितना होता है, 1/μ0ε0। मीडियम चेंज होगा तो उसके कारण से यहाँ पे जो चेंजिंग आएगा वो आप एक्स्ट्रा में बाद में लिख सकते हैं, उसी मीडियम के चेंज होने के साथ साथ वेलोसिटी भी चेंज होता है आपका। ठीक है, तो ये डायरेक्ट कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है एनर्जी ऑफ फोटोन। फर्स्ट क्वेश्चन जो कर रहे थे आज 32 नंबर, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या लिखे थे हम, अगला क्वेश्चन देखिए 56 नंबर है ना, क्या था, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन hc/λ। अगर इसके टर्म में नहीं दिया तो मतलब म्यू के टर्म में दिया है, c/λ क्या लिख सकते हैं, म्यू लिख सकते हैं, h म्यू ऑप्शन में है, h म्यू ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अब अगला देखिएगा, अगला है 57 नंबर, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट होता था, एनर्जी का। ठीक है ना, जूल में जब बहुत छोटा वैल्यू आता है माइनस में करके, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। जूल में जब भी वैल्यू देखिए नेगेटिव में बहुत ज्यादा पावर में आता है ना, तो उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करके लिख लेते हैं, इसी को रिलेशन को यूज करके। तो कौन सा हो जाएगा अपना 10⁻⁻19 जूल, ए ऑप्शन। और अगला देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, रिलेशन करेक्ट कौन सा है, बाइनरी वाला है, तो बाइनरी आपको करेक्ट रिलेशन मतलब सबका चेक करना पड़ेगा एक एक करके। पहला ऑप्शन को चेक करते हैं, जैसे क्या है 7 का डेसिमल का बाइनरी देखिए 111 दिया है 7 का, तो इसका पहले क्या हो जाएगा 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2,
है ना, कितना आ गया 4 + 2 + 1 कितना आ गया 7। ये तो सही है, करेक्ट है ये रिलेशन, पहला वाला ही अपना सही हो गया। ऐसे तीनों चेक कर लेते हैं। बी ऑप्शन क्या है 1 0 0। ओह, इसमें सब में कॉमन 7 को इक्वल करना था, तो सिर्फ 7 का आपको बाइनरी लिखने आना चाहिए। चलिए 7 का बाइनरी लिखने के लिए बाइनरी कन्वर्जन कर लेते हैं। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आता है, 2 से डिवाइड कर करके लिखना होता है। जैसे 7 को आप ऐसे कीजिए, 2 से डिवाइड करिए पहले 7 को 3 टाइम्स, है ना, ऐसे कीजिए 3 टाइम्स हो गया ना, तो यहाँ से एक बार हो गया। अगली बार फिर से 3 को करना पड़ेगा आपको, 3 को फिर 1 टाइम, तो बच गया 1। यहाँ से देखिए 3 टाइम्स, तो जो ये आता है ना इसके साथ करते जाते हैं। अगली बार फिर 1 आया है, तो इसका अब एक भी बार नहीं हो सकता, तो इसको इसी के लिए 2⁻0 = 1 ना। कितनी बार आया है, एक बार 2 बार, है ना, कितनी बार, यहाँ इसको काउंट करते हैं कितनी बार ये डिवाइड हो रहा था 2 से। फर्स्ट 2 और थर्ड पोजीशन पे आपका 1 आएगा। जब 1 हो जाता है ना तो उसको डायरेक्ट लिख देते हैं, अगर 0 आ जाता कुछ नहीं बचता तो उसको 0 लिखते, तो 3 पोजीशन आया ऐसे। आप 8 से करके देख लो, 8 का कन्वर्जन करके देख लो। 8 का अगर करे कन्वर्जन तो क्या होगा, 4 टाइम्स, एक बार में एक बार कट चुका है, अब 4 को 2 से 2 बार में कट चुका है, फिर ये 2 को, जब तक ये 1 या 0 ना हो जाए, तो ये अगली बार फिर से पूरा पूरा कट गया, तो सिर्फ 3 बार आया, 3 बार कटा है ना, तो 1 1 1, और पूरा पूरा जब कटता है ना ये, तो उसको 0 से काउंट करते हैं। ये देखिएगा 8 आएगा, 2 का पावर 4, 2 का पावर 0, 2 का पावर 0, इंटू 0 इंटू 0 कर दीजिएगा, तो ये तीनों से तो 0 आएगा, 2 का पावर 4 कितना आ जाएगा, 2 का पावर 3, सॉरी थर्ड पोजीशन पे है ना, 0th पोजीशन फर्स्ट और सेकंड ये थर्ड, यहाँ से कितना आ जाएगा 8। बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन था। ऐसे आप तीनों में से चेक कर लीजिएगा कौन आपका, ताकि बाइनरी टू डेसिमल लिखना ज़्यादा आपको इजी पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में क्या रिलेशन होता था, E2/E1 = N2/N1, समझे। E2 सेकेंडरी का है सर्किट का, और E1 प्राइमरी सर्किट का, ठीक है। ये सेकेंडरी सर्किट में नंबर ऑफ कॉइल्स जो टर्न्स है, और ये प्राइमरी में है, तो स्टेप अप है अपना, स्टेप अप है, स्टेप अप हुआ है, मतलब जो सेकेंडरी में वोल्टेज आया होगा वो प्राइमरी से इंक्रीज करके आया होगा ना, तभी स्टेप अप हुआ, ट्रांसफार्मर किया है, मतलब E2 > E1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, E2 > E1, तो E2/E1 > 1। आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं, E2 अगर > 1 है तो N2/N1 भी > 1 है, मतलब N2 > N1 है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपका स्टेप अप के जगह स्टेप डाउन होता तो क्या होता, स्टेप डाउन मीन्स इनिशियली जो वोल्टेज आ रहा था प्राइमरी वाले से सेकेंडरी में कम हो गया है। सेकेंडरी में अगर कम हो गया है तो मतलब E1 आपका बड़ा था E2 से, तो पक्का N1 बड़ा होगा N2 से, खत्म है। अगर ये स्टेप डाउन आए तो आपका क्वेश्चन में स्टेप अप है, ठीक है। 61 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला ही है, तभी हम किए थे ना अल्ट्रावायलेट रीजन में, लेमन सीरीज का पूछा था, अल्ट्रावायलेट रीजन का, अभी विजुअल रीजन का पूछा है, तो उसमें हम लिखा चुके हैं ना विजुअल रीजन किस में होता है, वाल्मर सीरीज में, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। अब 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 1 मीटर। फोकल लेंथ क्या है, 62 क्वेश्चन नंबर, फोकल लेंथ एफ कितना है 1 मीटर। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, मीन्स क्या आएगा, ये प्लस आएगा, फोकल लेंथ 1 मीटर आया है, 1 मीटर आया है।
तो पावर क्या होता है 1/f, एफ यहाँ पे क्या होता है इन मीटर, पावर क्या हो जाएगा 1/f मतलब 1/1, इतना डायोप्टर। ऑप्शन क्या होना चाहिए 1 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, P इज इक्वल टू 1 डायोप्टर, सी ऑप्शन है। अगला देखिए क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए ये रिलेशन बताना है, एफ नॉट और एफ ई। एफ नॉट मतलब ऑब्जेक्टिव लेंथ, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस लेंथ, और दूसरा एफ ई मतलब आईपीस लेंस का। तो आप पहले इसका डायग्राम आप एक बार देख लीजिए क्या होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये होता है डायग्राम। देखिए आपका ऑब्जेक्ट जिधर रखा है उसको जो फेस कर रहा है, ये आपका ऑब्जेक्ट अगर, ठीक है ना, उसको जो फेस कर रहा है उसके लेंस को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। और आंख आपका इसके पीछे है तो इसका नाम हो जाता है आई पीस लेंस। याद करना आसान है ना, आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस का प्लेस, जो ऑब्जेक्ट को फेस कर रहा होगा वो ऑब्जेक्टिव लेंस, और दूसरा जो आपके इसके पीछे आप कहीं से देख रहे होंगे तो ये आपका आई पीस लेंस है। साइज देखिए दोनों में एपर्चर किसका ज्यादा है, मतलब साइज किसका ज्यादा बड़ा है, इस वाले का साइज बड़ा है, इसका जो होता है एफ ई होता है फोकस, इसका एफ नॉट होता है। अब साइज देखिए किसका बड़ा है, एपर्चर वर्ड उसी को बोलते हैं साइज, इसका डायमीटर का। एपर्चर किसका बड़ा है आईपीस का, एपर्चर बड़ा है आईपीस का ऑब्जेक्टिव से। एपर्चर बड़ा है तो रेडियस भी बड़ा होगा, रेडियस बड़ा है तो फोकस भी बड़ा होगा। एफ ई क्या हो जाएगा ग्रेटर देन एफ नॉट। ये रिलेशन देखिए कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर एफ इज ग्रेटर देन एफ नॉट, बी, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला है 64 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये है ना, नोट हो गया हो। अब अगला क्वेश्चन देखिए तो 64 नंबर है प्रिज्म का मिनिमम डेविएशन का केस, थीन प्रिज्म का। थीन प्रिज्म और मिनिमम डेविएशन मतलब एंगल जो होगा बहुत स्मॉल होगा। थीन प्रिज्म का ऐसे डेल्टा मिनिमम बराबर क्या होता है, डेल्टा मिनिमम बराबर होता है, डेल्टा मिनिमम या म्यू, म्यू बराबर होता है साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2। ध्यान से देखिएगा, प्रिज्म का मेन जो होता है ये फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू, ये म्यू है प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपका क्या दिया है, थीन लेंस है, थीन लेंस मीन्स ए जो है बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। तो स्मॉल एंगल के लिए क्या होता है, अगर ए स्मॉल है तो साइन ए इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है ना छोटा एंगल के लिए। तो उस प्रॉपर्टी को यूज कीजिए, डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, तो ये एंगल भी बहुत छोटा होगा, डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाय 2 और नीचे ए बाय 2। साइन थीटा को डायरेक्ट थीटा लिख सकते हैं अगर एंगल हमारा बहुत छोटा हो तो ये रहा, यहाँ से 2 कैंसिल, तो ये म्यू ए इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस ए, यहाँ से म्यू ए इस साइड आएगा माइनस में, तो म्यू -1 इंटू ए इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम। तो डेल्टा मिनिमम ही तो बताना है क्या होगा, डेल्टा मिनिमम, मिनिमम ये डेविएशन एंगल है मिनिमम का केस है, तो म्यू -1 इंटू ए, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला देखिए क्या है, ये तो डायरेक्ट थ्योरी है कि फिजिकल क्वांटिटी कौन सा चेंज नहीं होता है, विच फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट चेंज इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो मुड़ जाती है, डेविएट हो जाता है अपने पास, ठीक है। और वो क्यों होता है, ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी और वेवलेंथ। तो चेंज क्या नहीं होता देखिएगा, रिफ्रैक्शन जब भी होगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा होगा, लाइट रिफ्रैक्ट करता है, रिफ्रैक्ट करता है। ये अगर नॉर्मल है तो इससे थोड़ा जिधर भी होगा वो तो अलग केस है, मतलब पाथ को अपना चेंज कर लेता है, तो ये रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो इन रिफ्रैक्शन आप याद रख लिए, वेलोसिटी
चेंज होगा, वेवलेंथ चेंज होगा, समझे, सिर्फ अपना फ्रीक्वेंसी रिमेन्स रहता है, रिमेन्स सेम, अनचेंज रहता है, फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहता है, सिर्फ अपना चेंज क्या होता है, वेलोसिटी और वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहता है किसी भी लाइट का इन रिफ्रैक्शन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। तो यही है ना, फ्रीक्वेंसी सिर्फ अनचेंज रहता है ना, इंटेंसिटी भी चेंज हो जाता है, ब्राइटनेस चेंज ही हो जाएगा, लैम्डा पे डिपेंड करता है। अब अगला है आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। ये ऑप्शन आपको ऐसे भी याद होगा तो फिर भी देख लेते हैं। म्यू एयर क्या होता है, म्यू वैक्यूम, म्यू एयर मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एयर क्या होता है, 1 होता है अप्रोक्सीमेटली। तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वी वैक्यूम डिवाइडेड बाय वी एयर, ए। और अगला म्यू वाटर का पूछा है कि वाटर में, हाँ म्यू वाटर में क्या होता है, 4/3 वैक्यूम, ये किसका रेशियो होगा, जो लाइट का वेलोसिटी इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय लाइट का वेलोसिटी इन वाटर, W। अब देखिए ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू 1 है और ये वैल्यू 1 से ज्यादा है, मतलब ये क्वांटिटी नीचे वाला इसके कंपैरिजन कम है। यहाँ से डायरेक्ट लिख लीजिए ना, म्यू W जो होगा वो कम होगा किसके कंपैरिजन, म्यू VA के कंपैरिजन, म्यू बोल रहा है VA, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर जो होगा कम होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर से। ऐसे भी ये नोन होता है, तो B नंबर क्वेश्चन हो जाएगा अपना आंसर। अब अगला है क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर। लास्ट वीडियो में ही बता दिए थे, क्रिटिकल एंगल वाटर का क्या होता है, डायमंड के अप्रोक्सीमेटली डबल होता है। डायमंड का कितना आया था 24.4, तो इसका होगा 48 पॉइंट समथिंग, तो 48 पॉइंट समथिंग मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा अपना आंसर। ये सब डेटा तो आपको याद ही रखना पड़ सकता है, डायमंड और वाटर में से किसी एक का पूछ लेगा। डायमंड का होता है 24.4 डिग्री और वाटर का होता है इसका डबल होता है 48 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे 75 दिया तो 75 ही होता है क्रिटिकल एंगल। अगला देखिए क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लास्ट वाले वीडियो में ही कर लिए थे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, cos फाई मतलब कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो फाई कितना होना चाहिए 2n पाई में होना चाहिए, है ना। तो फाई बाय लेमडा इज इक्वल टू 5/2 पाई इज इक्वल टू, जो पाथ डिफरेंस बताना है ना, नहीं इस बार फाई ही बताना है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। पिछली बार पाथ डिफरेंस वाला क्वेश्चन था, तो फाई क्या हो जाएगा 2n पाई के टर्म्स में होना चाहिए। इवन मल्टीपल ऑफ पाई के लिए कॉस का वैल्यू हमेशा 1 आता है, cos 0 1 होता है ना, cos 0 1, फिर cos 2 पाई 1। अगला देखिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट का जो है रिलेशन विथ लेमडा क्या होगा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिफाइन कैसे करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। आई इज इक्वल टू होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, या तो इसी को बोलते हैं पावर पर यूनिट एरिया। पावर तो होता है ना एनर्जी बाय टाइम, तो एनर्जी का क्या होगा, अब सिर्फ एरिया और टाइम को छोड़िए, ये तो क्रॉस सेक्शनल होता है, किसी जिस स्पेस में आपको देखना है। एनर्जी क्या होता है, hc/λ, hc/λ ही होता है ना एनर्जी किसी भी फोटोन का, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा 1/λ के प्रोपोर्शनल होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, फोकल लेंथ ऑफ पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब। पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब का फोकल लेंथ बताना है। तो पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब क्या होगा, आप तो फोकल लेंथ इसका कर चुके हैं ना, लेंस का आपको पता है। लेंस क्या होता है, लेंस होता है सर्कुलर, अगर होता तो क्या होता है, सर्कुलर का होता है ना
एफ बराबर 1/f इज इक्वल टू म्यू रिलेटिव माइनस 1/f1 सॉरी 1/r1 माइनस 1/r2, ये होता है ना। ये सर्कुलर स्फेरिकल सरफेसेस का होता है। स्लैब मतलब पैरेलल सरफेस, पैरेलल सरफेस। आपको अगर मैथ आप पढ़े हो तो क्या होता है, एक प्लेन सरफेस जो होता है वो स्पेशल केस है सर्किल का, सर्किल विथ इनफाइनाइट रेडियस भी बोलते हैं ना। सर्किल का रेडियस अगर इनफाइनाइट हो जाए तो ये प्लेन सरफेस ही होता है। ये स्पेशल केस है सर्किल का, रेडियस इनफाइनाइट हो। प्लेन सरफेस आप देखिए ना, किसी भी प्लेन सरफेस को देखिएगा, उसका अगर वो थोड़ा साइज में बड़ा हो उसका कुछ रेडियस दिखेगा नहीं। ऐसे भी अगर सर्किल बहुत बड़ा साइज का हो, इनफाइनाइट रेडियस का आप सर्किल ले लीजिए, तो उसको कहीं से दिखेगा, उसका कोई एंड नहीं दिखेगा कि वो सर्कुलर है एंड उसका या क्या है। तो वो एक तरह से प्लेन ही दिखेगा, उसका एंड ही आपको एंड नहीं दिखेगा ही नहीं। तो वो बोल सकते हैं प्लेन सरफेस का क्या हो जाएगा, रेडियस इनफाइनाइट। अगर रेडियस इनफाइनाइट है तो फोकस क्या होगा, फोकस डिपेंडेंट होता है रेडियस पे, फोकस भी इनफाइनाइट होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। तो हमारा पूरा मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव डिस्कशन एंड हो गया। चलिए, थैंक यू।